नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूर्यकांत शर्मा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं किस्से और कहानियां जोन की डायरी में। आज फिर वही घटना पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर की घटना पे बात करेंगे। फिलहाल इस घटना ने अब एक आरजीकर मेडिकल कॉलेज की एक नई कहानी को उजागर कर दिया है। एक नए रहस्य से पर्दा उठ रहा है और उस नई कहानी की चर्चा हो रही है। दरअसल हम लोगों के लिए वो नई कहानी है, लेकिन उस कहानी बहुत लोगों के लिए पुरानी भी है। आज से 23 साल पहले हम लोग चले जाते हैं। तो 25 अगस्त 2001। अब इस समय में आने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ कि जो ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज है, इससे महज 20 मिनट की दूरी पर कोलकाता या कहिए देश की सबसे बड़ी रेड लाइट एरिया सोनागाछी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस डॉक्टर के केस में और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बीच ये सोनागाछी का जिक्र क्यों? तो जिक्र इसलिए आया है क्योंकि कोई कड़ी है जो इस सोनागाछी से होकर गुजरती है। फिलहाल इस केस की अपडेट की भी बात कर लेता हूँ। तो इस केस में सीबीआई के अंडर सभी जांच चल रहे हैं। संजय रॉय से आज सीएफएसएल की टीम साइकोलॉजिकल जांच करेगी। संजय रॉय का जो संभवतः पहला आरोपी है। अब आते हैं 23 साल पहले, 25 अगस्त 2001। एक घटना होती है इसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज का एक हॉस्टल है, ललित मेमोरियल हॉस्टल। उसमें फर्स्ट फ्लोर पर सौमित्र विश्वास नाम का एक स्टूडेंट रहता था। उसकी लाश उसी के कमरे में पंखे से लटकी हुई मिलती है और एक नैलून की रस्सी में उसका गला लटका होता है। अब वो नैलून की रस्सी शक की निगाह में आ जाती है। वजह ये होती है कि वो रस्सी इतना छोटा होता है कि कोई अकेला व्यक्ति उससे आत्महत्या कर ले, उसे अपने गले में भी डाल ले और उसके बाद पंखे से भी उसको बांधे। इतना लंबी रस्सी वो होती नहीं। खैर, जैसे ही ये जानकारी मिलती है, कोलकाता पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस जांच में जुटती है। कुछ वक्त के बाद पुलिस अपना क्लोजर रिपोर्ट दे देती है और कहती है कि इसमें कोई भी अलग कोई एंगल है नहीं, ये साफ तौर पे आत्महत्या का केस है और आत्महत्या की गई है। इसमें क्लोजर रिपोर्ट दे दिया जाता है। लेकिन जो सौमित्र विश्वास जिसकी लाश मिलती है, उसके जो पेरेंट्स होते हैं, उनको ये बात पचती नहीं। पुलिस की ये कार्रवाई नहीं पचती। फिर वो सरकार के पास, जो उस समय के कमिश्नर होते हैं, पुलिस के पास फिर से गुहार लगाते हैं कि इस केस को एक बार फिर से देखा जाना चाहिए, गौर करना चाहिए, वो आत्महत्या नहीं कत्ल है। लेकिन पुलिस कहती है कि हमने जांच किया है और ये आत्महत्या ही है, अब हमने केस बंद कर दिया है। फिलहाल उनको तसल्ली होती नहीं। फिर वो कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती हैं और एक अर्जी डाली जाती है। उस अर्जी में बाकायदा लिखा जाता है कि मेरे बेटे ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसका एक कत्ल हुआ है और ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कुछ ऐसा सिंडिकेट चल रहा है, पोर्नोग्राफी का सिंडिकेट चल रहा है, जिसके बारे में मेरा बेटा जानता था बहुत सारी बातें। इस वजह से उसकी मौत हुई है, इसी सिंडिकेट की वजह से। बाकायदा वो हॉस्टल का भी नाम ले रही थी, तमाम वो रूम नंबर की बात हो रही थी। अब इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको आरजीकर मेडिकल कॉलेज का स्ट्रक्चर बता देते हैं। दरअसल आरजीकर मेडिकल कॉलेज एक नामचीन कॉलेज है, काफ़ी प्रसिद्ध कॉलेज है और अच्छे खासे जो तेज स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पढ़ने आते हैं। एमबीबीएस की डॉक्टर बनने के इरादे से लोग आते हैं। अब यहाँ पर 4 बॉयज़ हॉस्टल और 3 गर्ल्स हॉस्टल हैं। 4 बॉयज़ हॉस्टल जो हैं, जिसमें लगभग 700 के लगभग जो हैं स्टूडेंट्स होते हैं मेल, और जो गर्ल्स हॉस्टल होती है इसमें लगभग 300 के लगभग स्टूडेंट्स होते हैं। 400 जूनियर डॉक्टर का रहना, जिसको आजकल रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं। अब इसमें जो एक हॉस्टल होता है वो अंदर होता है जी।
एक हॉस्टल जो होता है वो लगभग अंदर होता है, जिसमें 400 की तादाद में स्टूडेंट होते हैं, और बाकी के जो 3 बॉयज़ हॉस्टल होते हैं वो कैंपस से बाहर, उसमें वही 50, 60, 100 के बीच रेशियो में लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो रहते हैं। दरअसल जो सौमित्र विश्वास है, जिसकी लाश मिलती है 25 अगस्त 2001, इत्तेफाक से देखिए कि वो महीना भी 25 अगस्त होता है, नहीं अगस्त का महीना होता है, और इस बार भी जो घटना घटी है वो भी अगस्त का महीना है। तो 25 अगस्त 2001 को जब उसकी जो लाश मिलती है वो बाहर वाले कैंपस के बाहर वाले हॉस्टल में, ललित मेमोरियल हॉस्टल जो है उसमें रहता था। अब कलकत्ता हाई कोर्ट में ये सारी बातें की जाती हैं, सीबीआई की मांग करती है जो परिवार होते हैं उसकी, लेकिन कोर्ट कहती है कि हम सीबीआई तो नहीं लेकिन सीआईडी के हाथों में केस सौंपते हैं, और सीआईडी के हाथों में केस जाता है। लेकिन जब सीआईडी के हाथ में केस जाता है तब साल 2001 नहीं होता बल्कि साल 2003 या 4 आ जाता है, यानी उस घटना से सीआईडी के हाथों में केस जाने तक लगभग 2 से 3 साल का वक्त गुजर जाता है। अब इतने वक्त में ये लाजमी है कि जो एविडेंस है वो उतने ना तो प्रॉपर वे में हो सकता है या फिर हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक तो पहली जो एजेंसी जो पुलिस है उसने इस केस को अपने तरफ से सॉल्व कर लिया था, क्लोजर रिपोर्ट दे दी थी, तो एविडेंस का होना ये थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन फिर भी सीआईडी की टीम अपनी पूरी स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ईमानदारी के साथ इस केस में जुटती है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के कई छात्रों से, वहाँ के स्टाफ, वहाँ के जो यूनियन होती है, कॉलेज में यूनियन भी होता था, और उस समय पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की सरकार हुआ करती थी और यूनियन भी जो थी वो भी लेफ्ट की थी, तो सत्ता का भी पूरा सहयोग भी था क्योंकि उसी की पार्टी की थी। तो सीआईडी को बहुत मुश्किलें भी आ रही थी, क्योंकि जो उस पोर्नोग्राफी की जो बात की गई थी उस अर्जी में कि पोर्नोग्राफी का सिंडिकेट चलता है, पॉर्न वीडियो शूट्स होते हैं, पॉर्न फिल्म बनाई जाती है, उससे जो लोग जुड़े हुए थे, जिस पर शक जा रहा था, वो लोग अपना समय नहीं दे रहे थे सीआईडी को। बहुत सारे यूनियन के लोगों ने पूछताछ करती है सीआईडी की टीम, लेकिन जिस पे शक होता है, जो बड़े लोग, जो सीनियर लोग होते हैं, वो अपना समय नहीं देते, समय नहीं मिल पाता सीआईडी को। तो सीआईडी ने बाकायदा जब अपनी रिपोर्ट दी तो उसमें उन्होंने बात कहा कि जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं और जो यूनियन के लोग हैं, उन्होंने सीआईडी के जांच में सहयोग नहीं किया। खैर, सीआईडी अपनी रिपोर्ट भी देती है, लेकिन सीआईडी जब ये जांच करती है तो सीआईडी को भी ये बात लगता है, कुछ ऐसे इनपुट्स मिलते हैं जिससे लगता है कि यहाँ कुछ न कुछ ऐसा है जो छुपाया जा रहा है या फिर संदिग्ध है। खैर, सीआईडी फिर कुछ दिनों के बाद एक लड़की को वहाँ गिरफ्तार भी करती है, लेकिन अब कोई उसके विरोध में या फिर उसके ये गवाही या कुछ नहीं देता, कोई खुलकर इस बात पे नहीं आता, तो फिर केस थोड़ा कमज़ोर भी पड़ जाता है और सबूत नहीं मिलने की वजह से आज भी सौमित्र विश्वास की मौत एक रहस्य है कि वो आत्महत्या थी या फिर कत्ल। खैर, ये कत्ल की जांच की कहानी है, लेकिन कत्ल होता क्यों है? दरअसल सीआईडी जब जांच खत्म करती है तो फिर दबी ज़ुबान में कुछ डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स खुद से बातचीत, खुद के लोगों में बातचीत से कहानी निकलती है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पॉर्न वीडियो, पॉर्न फिल्म, ब्लू फिल्म की शूटिंग होती थी। अब जो मैंने शुरू में बात की थी कि सोनागाछी और आरजीकर मेडिकल कॉलेज का डिस्टेंस, दूरी कितना है, कितना समय लगता है, यहीं पे उस बात की कड़ियाँ जुड़ती हैं। दरअसल जो सोनागाछी है उसकी दूरी महज, आप अगर पैदल आरजीकर मेडिकल कॉलेज से चलें तो 20 मिनट में वहाँ पहुँच सकते हैं, और गाड़ी के माध्यम से आप 6 से 7 मिनट में वहाँ पहुँच सकते हैं। दरअसल जो सिंडिकेट था, जो सेक्स रैकेट का वहाँ काम चलता था, ऐसी बंद जुबान में कहानियाँ शुरू हुई और बाहर भी आई।
तो कहा जाता है कि जो आरजिकर मेडिकल कॉलेज में पॉर्न फिल्म बनाई जाती थी, पॉर्न फिल्म की जो शूटिंग होती थी, उसके लिए क्योंकि सोनागाछी काफ़ी करीब था तो वहाँ से सेक्स वर्करों को बुलाया जाता था और उनका न्यूड वीडियो और फोटोग्राफ शूट किए जाते थे। और उसके बाद जो नामचीन मॉडल होती थी, फेमस मॉडल्स होते थे, उनकी चेहरे को उनमें इमर्ज कर दिया जाता था, इम्पोज करके, और उसको सर्कुलेट किया जाता था। उसको कहीं कहीं बेचा भी जाता था, परोसा जाता था। अब ये कहानी निकल कर आ रही थी, लेकिन मामला यहीं नहीं रुकता, क्योंकि सौमित्र विश्वास की मौत इतना से नहीं हो रहा था। उसकी मौत इस वजह से नहीं हुई। दरअसल अब होता ये था कि जो ये सिंडिकेट था, जो ये लोग जुड़े हुए थे इस कृत्य में, पॉर्न फिल्म बनाने के चीज़ों में, वो सिर्फ मॉडल्स की चेहरों का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, बल्कि वो जो जूनियर्स डॉक्टर्स होते थे, फीमेल मेल, कुछ मेल के भी और फीमेल जो डॉक्टर्स होती थी, उनकी भी जो स्टूडेंट्स होते थे, जो आते थे न्यू कमर स्टूडेंट्स, ऐसा कहा जाता है कि उनकी तस्वीरों को उस न्यूड वीडियो में और न्यूड फोटो में चिपका कर फैलाया जाता था, लगाकर सर्कुलेट किया जाता था। अब महज ये एक कहानी है। अब ऐसा ही मामला एक सौमित्र विश्वास के एक दोस्त के साथ होता है। सौमित्र विश्वास का जो दोस्त होता है, उसके साथ भी यही काम होता है। उसके चेहरे का इस्तेमाल किसी न्यूड वीडियो के साथ कर दिया जाता है। इसकी जानकारी जब सौमित्र विश्वास को मिलती है तो वो जानता था, क्योंकि जितने भी जो स्टूडेंट्स नए आते थे, कोई जब अगर किसी कॉलेज, किसी संस्थान के अंदर इस तरह के काम हो रहे हैं तो वो 1 दिन 2 दिन छुप सकता है, लेकिन वो छुप नहीं सकता। तो हर जूनियर, हर जो डॉक्टर्स होते थे, जो स्टूडेंट्स होते थे, वो इस बारे में जानते थे। लेकिन कोई भी लोग इस चीज़ में पढ़ता नहीं था, क्योंकि उनको इसी कॉलेज में लंबे वक्त तक रहना था, उनको यहाँ एग्ज़ाम देने थी, उनको वहीं यहीं ट्रेनिंग करनी थी। तो कोई भी ये रिस्क लेने वाला नहीं था, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट कुछ सीनियर्स, कुछ बड़े लोगों के, जो उस पद पे बैठे हुए, जो उन चीज़ों को देख सकते हैं, इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो इसी डर से कि मुझे फेल कर दिया जा सकता है, मेरी ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हो सकती है, बहुत तरह की बातें थी। इस डर से कोई भी इस बात को लेके आगे नहीं बढ़ता था, कोई भी इसके बारे में कहीं किसी से बताता नहीं था। सब सोचते क्या बताना, चलिए जाने भी तो, जो हो रहा है सो हो रहा है। लेकिन मामला बिगड़ जाता है जब सौमित्र विश्वास के दोस्त के साथ ये घटना होती है। तो वो जाता है, उसको मालूम होता है, वो उन्हीं लोगों को वार्निंग देता है कि मैं सबकी पोल खोल दूंगा, यहाँ क्या होता है, किस तरह का काम हो रहा है। लेकिन उसकी बात का असर वहाँ कुछ भी नहीं होता। फिर सौमित्र विश्वास की एक फीमेल फ्रेंड होती है, उसके साथ भी यही काम होता है। उसके चेहरे का इस्तेमाल एक न्यूड वीडियो में कर दिया जाता है। अब इस बात की जानकारी पहले तो उस लड़की को होती है, फिर वो सौमित्र विश्वास से बातें कहती है। सौमित्र विश्वास जो है इस बात से काफ़ी गुस्सा होता है, और वो गुस्से में जाकर उन लोगों को एक फिर वार्निंग देता है और कहता है कि अब मैं तुम लोगों की पोल खोलने जा रहा हूँ, सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ बाहर ला दूंगा कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। और फिर 25 अगस्त 2001 का वो वक्त आता है जब उसकी लाश उसी के कमरे में पंखे से लटके हुए मिलती है। आपको हैरानी इस बात की भी होगी कि ये लोग सिर्फ सेक्स वर्करों का इस्तेमाल इसमें नहीं करते थे। कभी कभी ऐसा वक्त भी आता था जब सेक्स वर्कर जो हैं वो अवेलेबल नहीं होते थे। वो फेस्टिवल का समय होता था, वो कोई और भी ओकेशन होते थे किसी वजह से, लेकिन इनको तो वो शूट करना होता था। तो ये लोग इस्तेमाल करते थे जो मुर्दा घर हर कॉलेज में होता है, ट्रेनिंग के लिए, सर्जरी कैसे करनी है सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए। जो न्यू कमर डॉक्टर्स आए
उनको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो इसलिए मुर्दा घर होता था और मुर्दा घरों में लाशें आती थी। तो जो भी ताज़ी लाश, जो 2-3 दिन पहले मरी हुई डेड बॉडी आती थी, आप सोचेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि क्या मानसिकता रहती होगी। उस बॉडी का भी न्यूड ये लोग वीडियो और फोटो निकालते थे और उसके बाद फिर उससे काम चलाते थे। उससे फोटोज़ और चेहरे दूसरों का जोड़कर उससे काम चलाते थे। ज़रा सोचिए, मतलब किस तरह की सोच रही होगी। अब इस बारे में सौमित्र को पता था और वो अपनी माँ को कुछ चीज़ें बताया भी था। इसीलिए ये जो कोर्ट में जो अर्जी उसकी माँ ने, उसकी फैमिली ने लगाया था, इसके पीछे भी यही वजह थी, क्योंकि वो अपनी माँ को बता रहा था कि कॉलेज में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और इस तरह की कुछ बातें हैं। अब सीआईडी ने भी जब कॉलेज की हॉस्टल में जिस रूम में घटना होती थी तो तमाम रूमों की तलाशी ली गई। तो सीआईडी ने जब छापा मारा था, सीआईडी जब उस रूम में जाती है तो उस रूम में एक ट्राइपॉड और रिफ्लेक्टर, लाइट रिफ्लेक्टर मिलता है। आप सोचिए 25 अगस्त 2001 के समय एक डॉक्टर के हॉस्टल के रूम में ट्राइपॉड और रिफ्लेक्टर मिलना, ये अपने आप में चौंकाने वाला है। आज अगर किसी भी व्यक्ति के घर अगर ट्राइपॉड और रिफ्लेक्टर मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज सोशल मीडिया है, बहुत सारे लोग अपना रील बनाते हैं, एजुकेशनल कोई रील बना रहा है, कोई अलग रील बना रहा है। आज हर किसी के पास मिल जाए तो बड़ी बात है नहीं, क्योंकि आज हर किसी के हाथों में स्मार्टफोन है, सब कुछ है। आज ये चलन है रील की। लेकिन 2001 जब स्मार्टफोन भी हमारे हाथों में सही से नहीं पहुंचा था, लगभग था ही नहीं, बहुत नामचीन लोगों के पास होता था, उस समय ट्राइपॉड होना और लाइट रिफ्लेक्टर, जो कि अक्सर फिल्म शूटिंग और मीडिया में काम आता था, न्यूज़ चैनल वाले जैसे हम लोग हैं, हम जब ये वीडियो बना रहे हैं तो हमारे पीछे जो शख्स हैं वो ट्राइपॉड पे फिट करके कैमरे से ये शूट किया जा रहा है। तो एक डॉक्टर के रूम में ट्राइपॉड और लाइट रिफ्लेक्टर का क्या काम हो सकता था, ये उस वक्त जब ये बहुत स्पेसिफिक और प्रोफेशनल लोग इसका इस्तेमाल करते थे, फिल्म निर्माता, फिल्म शूटिंग के लिए और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। फिर ये एक डॉक्टर के रूम में इन चीज़ों का मिलना थोड़ा संदेह भरा था। लेकिन खैर पुख्ता सबूत नहीं थे, कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, तो मामला वहीं तब गया। और आज भी वो रहस्य है कि सौमित्र विश्वास के साथ क्या हुआ था। क्या उसने खुद की जान खुद ले ली या फिर उस पर एक उसके साथ कत्ल किया गया। ये कहानी तो खैर थी ही। अब आज कुछ लोगों ने अपने बर्थडे को लेकर हमें मैसेज किए हैं। तो एक आलोक यादव हैं उत्तर प्रदेश से, उनका जन्मदिन है। निधि चौहान हैं दानापुर से, उनका जन्मदिन है। और कुणाल कुमार हैं, वो भी उत्तर प्रदेश के बरेली से हैं और उनका भी आज जन्मदिन है। तो आप सभी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। फ़िलहाल इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को डराना नहीं, भयभीत करना नहीं, बल्कि सजग करना है। आप अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें। जय हिंद।